नाज़रीन, अमेरिका ईरान के मुआहदे की बात की जाए तो अभी तक कोई मुआहदा तय नहीं हो पा रहा है और जो पॉइंट्स हैं अमेरिका के, कह लीजिए ईरान के अपने पॉइंट्स हैं। एक बर्फ़ है जो कि पिघलने का नाम नहीं ले रही और पाकिस्तान की सालिसी की मुसलसल कोशिशें हैं। इस हवाले से मोहसिन नकवी साहब भी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान जो कि तेहरान के दौरे कर रहे हैं। लेकिन एनरिच्ड यूरेनियम 60%, अब इस एक बात पे, इस एक पॉइंट के ऊपर ईरान तो बाज़िद है, लेकिन अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप साहब की ट्वीट्स भी एक के बाद एक उठाकर देख ली जाए तो अमेरिका भी क्लियर है कुछ चीज़ों में कि एनरिच्ड यूरेनियम के मामले पर चाहता है कि अमेरिका के पास ये होना चाहिए। रशिया ऑप्शन नहीं हो सकता जैसा कि ईरान चाहता है। तो फिर कैसे मामलात किस तरह से ठीक अच्छे बेहतरी की तरफ जाएंगे? और मुआहदा नहीं हो रहा अभी, तो एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हो रहा है। एक लेटर ऑफ इंटेंट है जिसके साइन करने की बात की जा रही है कि 30 दिन के लिए सीज फायर एक्सटेंड हो और 30 दिन के मुज़ाकरात हों अमेरिका और ईरान के दरमियान, जिसमें यूरेनियम, स्टेट ऑफ हॉर्मस और तमाम इश्यूज जो हैं वो शामिल हों, जिनमें सैंक्शंस हैं, जिनमें फ्रोजन एसेट्स हैं, जिनमें दूसरे मुल्कों की लड़ाई है, लेबनान वगैरह की, वो सब शामिल हैं, प्रॉक्सीज शामिल हैं। तो एक जो बहुत बड़ा एजेंडा है दोनों मुल्कों के दरमियान, उसके ऊपर मुज़ाकरात के लिए 30 दिन की मोहलत हो, वर्किंग ग्रुप बन जाएं, अमेरिका और ईरान हर टॉपिक पे अलग अलग मुज़ाकरात कर लें, उसका एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन करने के लिए बात हो रही है। अभी मैं नहीं समझता कोई पीस एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है। अभी तो इनिशियल स्टेप है, एक इंटेंट लेटर की बात की जा रही है। उस इंटेंट लेटर की साइनिंग की ड्राफ्टिंग में भी अभी इश्यूज हैं। उस लेटर ऑफ इंटेंट में क्या चीज़ लिखी जाए, उस लेटर ऑफ इंटेंट में क्या चीज़ ना लिखी जाए, उसमें कौन सा पॉइंट हो, कौन सा पॉइंट ना हो, कैसी बात हो, कौन से लफ्ज़ हों। मोहसिन नकवी साहब तेहरान में हैं। ये कहा जा रहा है कि जब उस लेटर ऑफ इंटेंट पे ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई कंसेंसस हो जाएगा तो फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो तेहरान जा सकते हैं उसकी अनाउंसमेंट के लिए। लेकिन मुझे सब एक तरफ लगता है कि हालात बिल्कुल बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो दूसरे लम्हे यूँ लगता है कि बस अब जंग किसी भी लम्हे छिड़ सकती है। इख्तलाफात में काफ़ी हद तक कमी तो आई है, लेकिन जैसे ही हमें ये लगता है कि इख्तलाफात में कमी आई है, ये पूरी दुनिया को यूँ लगता है, तो अगले ही लम्हे जंग की धमकी भी हम देख लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से। इसराइल है, इसराइली लॉबी है जो कि किसी सूरत चाहती नहीं है कि हालात जो है वो पीस की तरफ जाएं और जंग अब जंग जो है ना वो लास्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। असेस भी कर सकते हैं इस चीज़ से। जंग लास्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। अब फर्स्ट ऑप्शन तो है पीस, कि किसी न किसी तरह पीस, क्योंकि अब अरब ममालिक भी जंग नहीं चाहते हैं। उनको भी पता लग गया है कि जंग की एक कीमत है। जंग की कीमत जो है वो अरब मुल्कों ने अदा करनी है, सिर्फ ईरान ने जंग की कीमत अदा नहीं करनी। इसीलिए इस बार जब सीज फायर एक्सटेंशन की बात हुई, सऊदी अरब, कतर, यूएई सब ने कहा इसको एक्सटेंड किया जाए। अरबों डॉलर का मामला है, कोई तो इसलिए मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि एक मौका तो अभी पीस के पास है। अब ये पीस का मौका एग्जॉस्ट हो जाता है, पीस नहीं हो पाता, डेडलॉक आ जाता है, कोई अमेरिका के पास ऑप्शन नहीं रहता और कोई बहुत ही बंद गली आ जाती है, तो उस वक़्त अमेरिका मेरे ख्याल में कोई शॉट्स ही 1-2 स्ट्राइक्स करके तो फिर निकल जाए। मुझे फिर भी लंबी जंग नहीं नज़र आती। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो 2-4 दिन की एक छोटी सी बमबारी करेगा और निकल जाएगा कि जी हमने फतह हासिल कर ली ना एक फेज 7 के लिए। पर अगर अब आप कहें कि जी को बहुत बड़ी जंग दोबारा होगी, मुझे नहीं लगता दोबारा होगी। हाँ, अनरिजॉल्व चीज़ें छोड़ के अमेरिका जा सकता है। मसलन अगर कोई एग्रीमेंट करके नहीं जाता और कोई बमबारी करके निकल जाता है तो स्टेट ऑफ हॉर्मस फंसी रहेगी, आप समझें, सैंक्शंस फंसी रहेंगी, फ्रोजन एसेट्स फंसे रहेंगे ईरान के। ईरान को भी एग्रीमेंट सूट करता है। विदाउट एग्रीमेंट अमेरिका का चला जाना ईरान को सूट नहीं करता, क्योंकि ईरान ने भी काफ़ी कुछ हासिल करना है। लिहाजा टेबल पर बैठ के कोई एग्रीमेंट करना ईरान की फेवर में है। अगर एग्रीमेंट नहीं होता और अमेरिका वैसे ही खत्ते में से चला जाता है तो उसका भी ईरान को नुकसान है। उसके ऊपर सैंक्शंस कायम रहेंगी, उसकी आइसोलेशन कायम रहेगी, उसके फ्रोजन एसेट्स उसे नहीं मिलेंगे, उसके तेल पर एक्सपोर्ट पर पाबंदी रहेगी और उसके लिए आगे एक फाइनेंशियल क्रंच तो है ना, काफ़ी तबाही हुई है मुल्क में, उनको पैसा चाहिए। पहले जहाज़ों से मुसलसल टोल तो वसूल किया जा रहा है ईरान की तरफ से। देखिए वो टोल पे भी फिर उसके बाद एक लड़ाई होगी। जीसीसी कंट्रीज़ कहेंगी हमने नहीं देना है, वो कहेंगे हमने लेना है। उसमें ओमान की क्या पोजीशन है, बाकी दुनिया अपनी नेवी की वॉर चलती है, जिन मुल्कों के शिप्स हैं वो देते हैं नहीं देते हैं, उसकी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी क्या है,
उस पर यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद आ सकती है, उसमें यूएन में आ सकती है। वो ज़रूरी तो नहीं कि वो अमेरिका का मसला है, वो तो दुनिया के 100 मुल्कों का मसला है जिनके जहाज़ वहाँ से गुजरते हैं। उन 100 मुल्कों ने मिलकर वो टोल देना है, वो टोल अमेरिका ने तो नहीं देना। तो वो 100 मुल्क पहले भी एक यूरोप में 45 मुल्कों का इत्तेहाद स्टेट ऑफ हॉर्मस पे बना है। तो वो तो ईरान को अपनी एक सफारती जंग भी लड़नी पड़ेगी, यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे भी लड़नी पड़ेगी उस टोल के लिए। वो सिर्फ अमेरिका से थोड़ी लड़नी है। वो टोल में पाकिस्तान के जहाज़ हैं, इंडिया के जहाज़ हैं, बांग्लादेश के हैं, फिलीपीन के हैं, साउथ कोरिया के हैं, जापान के हैं, पूरे यूरोप के हैं। उसने वो टोल अमेरिका से तो नहीं लेना। आप बात समझे, उसमें सारे जीसीसी कंट्रीज़ के हैं। उसने पूरी दुनिया से टोल लेना है, जो एक मुश्किल काम होगा उसके लिए। पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी, वो उसके लिए ऑलरेडी आइसोलेशन है। वो दुनिया से खिलाफ करके अपना टोल लेगा तो वो मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। यूएन में करारदाद आ जाएगी, मज़ीद सैंक्शंस आ जाएंगी, उसको इलीगल करार दे दिया जाएगा। लिहाजा मुझे वो इतना पॉसिबल वे आउट नहीं लगता कि वो दुनिया, लेकिन ना एक लड़ाई है ईरान की, अमेरिका और इसराइल के साथ, शायद उसमें दुनिया की हमदर्दियाँ ईरान के साथ हैं। चाइना और रूस भी ईरान के साथ, चाइना के जहाज गुजरने हैं, उन्होंने चिंता, चाइना की भी कोई 12-13% जो ट्रेड है वो स्टेट ऑफ हॉर्मस से है, उसने भी टोल देना है। अब ये तो नहीं होगा कि ईरान जो है वो कुछ मुल्कों को एग्जम्प्ट कर देगा, कुछ मुल्कों से लेगा, जिन मुल्कों से लेगा उनसे लड़ाई होगी, जिनसे नहीं लेगा उनसे दोस्ती होगी। अमेरिकन ब्लॉकेट क्या कर रहा है ऐसे में? देखिए, अमेरिकन ब्लॉकेट तो तब हटेगा ना जब अमेरिका की से सेटलमेंट होगी। उन्होंने सैंक्शंस लगाई हुई हैं, उन्होंने, आपने स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद किया हुआ, उन्होंने ब्लॉकेट किया हुआ है, वो भी किसी सेटलमेंट से ही हटेगा। लेकिन वो ब्लॉकेट उन्हें बहुत कॉस्ट कर रहा है, वो सस्ता तो नहीं है। उस ब्लॉकेट की एक कीमत है। उसके बावजूद भी बहरी जहाज गुजरे हैं और ईरान ने उनको अलाउ किया है। देखिए, वो बहुत कम गुजरे हैं ना। देखिए ना, वैसे तो 26 बहरी जहाज परसों ईरान ने कहा है हमने गुजारे हैं, हाँ, रिलीज किया। लेकिन मसला तो ईरान के अपने तेल के जहाज़ों का है ना। परसों उसका एक 10 लाख बैरल वाला जहाज अमेरिकन ने फिर पकड़ा है और उसको जब्त किया है। पहले भी एक जहाज उनका पकड़ा है। अगर उनके ऑयल के जहाज खुले समुद्रों से अमेरिकन पकड़ के एक जब्त करते जाएंगे तो ईरानियन ऑयल इकॉनमी को मजीद डेंट पड़ेगा, उनकी ऑयल एक्सपोर्ट को डेंट पड़ेगा, उनकी ऑयल के कुएं जो हैं उनसे तो तेल निकालने पर मसला पड़ेगा। तो सेटलमेंट ईरान के इंटरेस्ट में भी है, ऐसा नहीं है कि ईरान सेटलमेंट सिर्फ अमेरिका के इंटरेस्ट में है, लेकिन विन विन। अब देखिए ना, ईरान का एक और मसला है, अभी वो 440 किलोग्राम यूरेनियम दे देता है। पहले उसके बाद 4 टन यूरेनियम था, उसने रूस को दिया था, पर उसके बाद उसके ऊपर 2 जंगें हो गई। अब दे दे तो दोबारा जंग नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी? बिल्कुल। तो इसलिए मेरा जाती तौर पर ख्याल है कि ये अभी जब तक चीजें लेटर ऑफ इंटेंट की हद तक भी क्लियर नहीं होंगी, डेफिसिट भी है ईरान तो की फील्ड मार्शल तब तक नहीं जाएंगे। हाँ, वो किसी भी लम्हे जा सकते हैं, ये मैं जरूर कह रहा हूँ, लेकिन जाएंगे तभी जब लेटर ऑफ इंटेंट के ड्राफ्ट पर ईरान और अमेरिका जो है वो एग्री कर देंगे। अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं तब तक चूंकि जाने का ऐलान नहीं, अरब मीडिया रोज ऐलान कर रहा है और मार्को रूबियो ने भी कहा है वो जा रहे हैं, उनके साथ DGISI ने भी जाना है और मीडिया की भी कह रहे हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं जा रहे। इसका मतलब है कि अभी तक चीजें क्लियर नहीं है। मुज़म्मिल साहब, चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर भी बात कर लेते हैं। सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह है और हालात मजीद बेहतरी की तरफ आगे जा रहे हैं और ये बहुत अच्छा पाकिस्तान का हमेशा से फैसला रहा है चाइना के साथ, और चाइना ने भी भरपूर दोस्ती निभाई है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, 75 साल की शानदार दास्तान है पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की। अब जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट है ये बहुत हाई प्रोफाइल विजिट है। उनकी चाइनीज प्रेसिडेंट, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर, वो अपने साथ डेलीगेशन भी लेके जा रहे हैं, B2B भी बात हो रही है और CPEC 2 की भी बात की जा रही है, कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की भी बात की जा रही है। देखिए, इस वक्त जब पाकिस्तान चाइना जा रहा है तो पाकिस्तान का खित्ते में एक बहुत अहम रोल है। अब हम एक मीडिएटर के तौर पे भी हैं, सालिस के तौर पे भी हैं, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे भी हैं। अब हमारे पास सऊदी अरब के साथ भी एक मुआहिदा मौजूद है। अब सऊदी अरब और कतर अपने ऑयल रिजर्व्स पाकिस्तान में रखने के लिए तैयार हैं। तो इस वक्त तो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली एक बहुत बेहतर पोजीशन में चाइना जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान जब कुछ नहीं भी था तो चाइना पाकिस्तान के साथ था, तो लेकिन इस वक्त पाकिस्तान एक बेहतर पोजीशन में चाइना। मुझे लगता है कि ये बहुत वो चाइनीज प्रेसिडेंट से मिलेंगे, वो उसके बाद चाइनीज के डेलीगेशन से मिलेंगे। उनके दौरे से पहले चाइनीज प्रेसिडेंट और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने इस दौरे के लिए पैगामात जारी किए हैं और एक हाई प्रोफाइल विजिट है। मुझे लगता है इसमें पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक नए, जो जैसे एक दफ़ा पहले चाइनीज प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए थे तो CPEC की अनाउंसमेंट हुई थी, उसी लेवल का ये दौरा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट दौरा है। बीजिंग में सफारती तकरीब है, उसके अलावा बहुत सारी तकारीब हैं और ये बहुत अच्छा जो है पाकिस्तान का और चाइना का एक अच्छा स्टेट विजिट है। वैसे तो
जा रहा है कि इसके फॉलोअप में नेक्स्ट ईयर प्रेसिडेंट शी भी पाकिस्तान आएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है, इसमें इन्वेस्टमेंट की भी बात है और चाइनीज़ फैक्ट्रीज़ की पाकिस्तान आने की बात है। उसके अलावा गवादर को अब तो बहुत एक्टिव किया जा रहा है। इस वॉर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने के बाद तो गवादर बहुत एक्टिवली आगे आया है और गवादर में तो अब ऑयल रिजर्व्स भी बनते जा रहे हैं। तो चाइनीज़ इंटरेस्ट टुवर्ड्स गवादर भी मुझे बहुत नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही हाई चाइना का पाकिस्तान को लेकर इंटरेस्ट तो बहुत बढ़ेगा और फिर हमारे डिफेंस का भी और बहुत ज़्यादा कॉपरेशन उसमें हम मज़ीद जहाज़ उनसे लेना चाहते हैं, मज़ीद मिसाइल्स लेना चाहते हैं और हम JF-17 को भी अपग्रेड करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव दौरे के तौर पे। लेकिन मुज़म्मिल साहब, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो भी एक बहुत बड़ा मसला है, जिसके लिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस भी मुसलसल काम तो कर रहे हैं, बट मेक श्योर करना पड़ेगा हमें चाइनीज़ को। हाँ, चाइनीज़ की सिक्योरिटी के लिए एक मसला है, वो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा, लेकिन वो इतना बड़ा मसला नहीं है। हर मुल्क में ऐसे हो जाते हैं, अफगानिस्तान में भी हुए हैं और मुल्कों में भी ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है। अभी पीछे आप देखें अमेरिका में भी एक वाक़या हुआ है जो वो इस्लामिक सेंटर पे हुआ है। तो मुल्कों में हो जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच पे हो गया था। लेकिन इससे कोई, हमें दुनिया को अब एहसास है कि ये एक ऐसी दुनिया बन गई है जिसमें ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। पाकिस्तान को फॉर श्योर इन्वेस्टमेंट की चाइनीज़ अपने इन्फ्लुएंस टुवर्ड्स अफगानिस्तान भी यूज़ कर रहे हैं। ये ट्रिप जो है हमारा जो है अफगानियों को भी, अफगानिस्तान के साथ भी जो मीडिएशन चाइना करा रहा है उसमें बहुत इस ट्रिप का भी बहुत रोल होगा। ईरान और अमेरिका मामले पर भी ईरान बात हो सकती है, उस पर भी होगा। लेकिन जो चाहे उरिमची में डायलॉग हुए थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, जो चाइना ने कराए थे, उनके नेक्स्ट स्टेप के हवाले से भी बात कि अब आगे क्या हो सकता है। मुज़म्मिल साहब, प्रिंस करीम आगा खान पाकिस्तान में मौजूद हैं, वज़ीर आज़म से भी उनकी मुलाकात हुई है और गिलगित बल्तिस्तान का वो दौरा कर सकते हैं। कैसे देख रहे हैं उनकी विजिट? देखिए, जो जब भी प्रिंस इनके वालिद भी आए, दादा भी आए, अब ये प्रिंस रहीमुल हसीन आगा खान भी आए, जब भी आए हमने इनको हेड ऑफ़ द स्टेट का प्रोटोकॉल दिया है। इस बार भी इनको हेड ऑफ़ द स्टेट का प्रोटोकॉल दिया गया है। प्रेसिडेंट ने रिसीव किया है, प्राइम मिनिस्टर ने इनको नाश्ता दिया है, एजाज़ात दिए जाते हैं। फिर बहुत बड़ी इस्माइली कम्युनिटी जो है वो गिलगित के इलाके में रहती है। ये उनके रूहानी पेशवा हैं, ये इस मौके पे आए हैं। ये वहाँ पे बहुत वेलफेयर का काम भी करते हैं। आगा खान फाउंडेशन जो है उस इलाके में, और वहाँ पे अपने लोगों के लिए ये जाते हैं, उनके लिए एक रूहानी पेशवा का रखते हैं। तो मेरे ख्याल में इनका दौरा इस मौके पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जब ये पाकिस्तान के वेल विशर के तौर पे इनको देखा जाता है, और आगा खान यूनिवर्सिटी है, आगा खान फाउंडेशन है, आगा खान के बहुत सारे इदारे हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। 7 दिहाइयों से ये पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और इनका जो है वो पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। मेरे ख्याल में अच्छा दौरा है और इस मौके पे उनका पाकिस्तान के लिए आना, पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली भी पूरी दुनिया में उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। और ये 11 फरवरी 2025 को प्रिंस रहीम ने अपनी जिम्मेदारियां संभाली थी और इनके वालिद 4 फरवरी 2025 को इंतकाल करके गए थे और उनके लिए हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटोकॉल पाकिस्तान दे रहा है, जो अच्छी बात है। और इन्होंने पाकिस्तान गिलगित वगैरह में बहुत इन्वेस्टमेंट भी की हुई है और वहाँ के लोगों की अपब्रिंगिंग में ये बहुत काम करते हैं। बिल्कुल ठीक।